स्टार्ट किया था, थोड़ा सा उसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर एक भी लेक्चर मिस करोगे तो नेक्स्ट टॉपिक समझ नहीं आएगा, इसलिए हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ। कार्बन का जो सिंबल होता है वो C होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 लिया जाता है। वैसे 12 एग्जैक्टली पॉइंट भी होता है बट हम 12 लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मींस कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी होती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी लॉस्ट और गेन टू बिकम स्टेबल। तो ये 4 ही लॉस कर सकता है, 4 ही गेन कर सकता है टू बिकम स्टेबल। नंबर ऑफ शेल की बात करें तो 2 शेल है इसमें, एक शेल K और एक सेल L। ये K सेल है और ये L सेल है। आइसोटॉप्स की बात करें तो 2 आइसोटॉप्स जनरली लिए जाते हैं कार्बन के, दैट इज 612 एंड 613। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये दोनों कार्बन है तो सेम एलिमेंट के एटम है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 6 और 6 बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, एक का 12 है और एक का 13 है। ग्रुप नंबर की बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो इनका ग्रुप नंबर आता है 14 और जो पीरियड नंबर आता है वो आता है सेकंड। पीरियड नंबर क्या आता है सेकंड और ग्रुप नंबर है 40, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच होती है, किसकी? केमिस्ट्री की, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जैसे अब साइंस की अपनी खुद की ब्रांचेस होती है, जैसे फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायो अलग है। सिमिलरली बायो के अंदर बहुत सारी ब्रांच होती है, फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारी ब्रांच होती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी अलग होती है, ठीक है। और इस सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग होती है। ऑर्गेनिक नाम से +2 क्लास में टोटल 6 या 7 यूनिट्स है केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बड़ी अपने आप में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अकेले केमिस्ट्री में नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए अलग से ब्रांच बना दी जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, मींस उनकी प्रॉपर्टी को, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग से मिलता है, प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, मतलब जो डीकंपोज हो सकता है बाय द बैक्टीरियल डीकंपोजिशन। ठीक है, जैसे कोई भी किसी पर्सन की डेड बॉडी है या किसी एनिमल की डेड बॉडी है, पड़ी रहेगी एक जगह पे, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा और उसको वो अर्थ के अंदर मिला देंगे दोबारा से, डीकंपोजिशन हो गया उसका, डीकंपोज हो गई वो, है ना। लेकिन पॉलिथीन है, अब पॉलिथीन को कहीं मर्जी रखा रहने दो, चाहे पानी के अंदर सालों साल पड़ी रहे हो, अर्थ के ऊपर सालों साल पड़ी रहे, कितने भी लाइफ टाइम तक पड़ी रहे, वो डीकंपोज नहीं होने वाली, उसका बैक्टीरियल डीकंपोजिशन नहीं होता, तो वो इनऑर्गेनिक है। क्या है वो? इनऑर्गेनिक। और ये क्या है? ऑर्गेनिक। समझेगा? तो इसके बारे में बहुत सारी हिस्ट्री है जो हमें जानने की बात जरूरत नहीं है, ये इतना सफिशिएंट है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ऐसे ग्रुप नंबर 13, 14, 15 ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, 18 ग्रुप होते हैं टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में आपने पढ़ा था, जिसमें से ग्रुप नंबर 14 जो था उसके जो एलिमेंट्स थे उनका शॉर्टकट था का, शी, गए, संत, कबीर, जिनकी फुल फॉर्म थी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इनको बोलते हैं, ग्रुप नंबर 14 को बोलते हैं हम कार्बन फैमिली। क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। मतलब इन सब की प्रॉपर्टी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इन सब की वैलेंसी सेम है। यही तो हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि जिनकी वैलेंसी सेम होती है उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। ये सब चाहते हैं कि या तो 4 लॉस करे या फिर 4 गेन करे टू बिकम स्टेबल। ठीक है, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल इनका टारगेट ये है कि हम या तो 4 लॉस करें या 4 गेन करें टू बिकम स्टेबल। मतलब इनकी वैलेंसी निकल के 4 आती है। इतना समझ में? यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ही कुछ ना कुछ करेंगे जिससे ये स्टेबल हो जाएंगे। आइदर ये लॉस करेंगे, आइदर ये गेन करेंगे, ये क्या पता इनमें से दोनों ना करके कुछ और करें, बट करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। समझ में एक बात? इतना क्लियर हुआ?
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वाई कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन अपने 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर क्यों करता है? ये ना लॉस करता ना ये गेन करता। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 1 मार्क्स में बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका रीजन ढूंढते हैं, नो लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। नो लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि वो क्या बन जाता है? कैटायन। क्या बन जाता है? कैटायन। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता बिकॉज इट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अगर हमें किसी एटम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, निकालना है, इजेक्ट आउट करना है तो हमें उसको क्या देनी पड़ती है? एनर्जी। तो हमें जब हम उससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमने उसको कुछ एनर्जी दी होगी। से एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने उसको 5 जूल एनर्जी दी, 5 जूल एनर्जी दी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उसका एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पे एक पॉजिटिव चार्ज भी तो आ गया, और वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर के साथ अंदर खींचेगा। तो यानी बचे हुए उसके जो 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब उन पर और ज्यादा फोर्स लगने लगी अंदर को। यानी जब मैं उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा तो अब मुझे 5 जूल एनर्जी से वो निकलने वाला नहीं है, मेरे को 10 जूल देनी पड़ेगी। अरे बस में तो मैंने सेकंड टाइम 10 जूल एनर्जी दी और उसका मैंने सेकंड इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया। अब उस पे कितना चार्ज आ गया? 2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना उसके, अब 2+ चार्ज आ गया। अब वो 2+ बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा फोर्स से अंदर खींचने लग गया। यानी जब मैं उसका थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा तो अब मेरे को 10 जूल से काम नहीं चलने वाला, मेरे को 20 जूल देनी पड़ेगी। मान लो मेरे पास 20 जूल और मैंने उसको 20 जूल एनर्जी दी तो उसका थर्ड इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो गया, लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही उस पर 3+ चार्ज आ गया। वो 3+ चार्ज अब उसको और ज्यादा फोर्स के साथ उस बचे हुए एक इलेक्ट्रॉन को, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा फोर्स के साथ अंदर खींचेगा। यानी जब मैं उसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा तो क्या पता अब मेरे को 100 जूल, 200 जूल या 300 जूल इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। समझ मेरी बात? ये कुछ वैसा सही काम है कि जैसे आपके सामने रबड़ बैंड लगा हो और आपको उस रबड़ बैंड के अगेंस्ट दौड़ना हो। जितनी ज्यादा जोर लगा के आप उस रबड़ बैंड को खींच के आगे तक जाओगे उतनी ज्यादा वो रबड़ बैंड अंदर फोर्स लगाता चला जाएगा, और अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि आपने थोड़ी सी भी उससे ज्यादा फोर्स लगाई वो आपको पीछे ही धकेल देगा। आई बात समझ में? तो इसलिए कभी भी कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता बिकॉज इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये कंप्लीट लिखा हुआ है नोट्स में, वीडियोस में, वहां से चेक कर लेना, ठीक। नो गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, नो गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? क्योंकि गेन करने से पहले 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखा है, और कार्बन का जो एटम है, कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है। लेकिन अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो अब सिचुएशन ये होगी कि इसके पास प्रोटॉन तो होंगे 6 बट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, और 6 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को होल्ड नहीं कर सकते। अल्टीमेटली कार्बन का न्यूक्लियस हो जाएगा अनस्टेबल और वो ब्रेक हो जाएगा, और अनस्टेबल तो कोई होना ही नहीं चाहता, कार्बन को तो स्टेबल होना है ना। तो ना वो 4 लॉस करता बिकॉज रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल फॉर 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए वो क्या करता है, तो यहां क्या लिखेंगे? बिकॉज 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते। That's why कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कभी भी लॉस नहीं करता, कभी भी गेन नहीं करता, शेयर करता है। अब ये शेयरिंग पे बेस्ड हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इतना हमने शायद कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब पहले आप ये स्टडी करो कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है।
आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो दो आयंस के बीच में बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मैं समझाता हूं, डेफिनेशन नहीं लिखते। सोडियम का सिंबल Na होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, सो कॉन्फ़िगरेशन इज 281। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इज 287। मीन सोडियम चाहता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना, ये अपने इसे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, लॉस। और ये क्या चाहता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, गेन। क्योंकि ये एक लॉस करके स्टेबल हो जाएगा, ये एक गेन करके स्टेबल हो जाएगा। मीन टू से मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाऊं, क्या बनाऊं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का टॉपिक। एक ना एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है हमेशा 1 मार्क्स में। कभी कभी ये 3 आ जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, तो 3 मार्क्स बन जाते हैं, बट 1 मार्क्स श्योर होता है इसका, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या करते हैं, हम सोडियम का सिंबल लिखो Na और उस पर एक नोट लगा दो। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने डॉट लगानी होती है। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन तो 11 है, मैंने 11 डॉट नहीं लगाई, मैंने कितनी डॉट लगाई, सिर्फ जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, सो टोटल इलेक्ट्रॉन तो 17 है, बट 17 शो नहीं करेंगे, कितने शो करेंगे, सिर्फ 7। तो मैं यहाँ 7 क्रॉस शो कर दूं। आप कहोगे सर यहाँ क्रॉस क्यों लिखा आपने, डॉट क्यों नहीं लिखा, ये क्रॉस ही क्यों, ऐसा कोई वो नहीं है कि ये यही करना है आपको। इसके इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से दिखाए तो मैंने इसके क्रॉस से दिखा दिया। अगर मैं इसका क्रॉस से दिखाता तो इसके डॉट से दिखा देता, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये से एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, तो क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। दैट इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, समझ रहे हो, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लॉस, और इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन। तो ये हुआ कि सोडियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव वाला बन गया कटायन, नेगेटिव वाला बन गया आयन। कटायन और आयन में होती है अट्रैक्शन, यानी दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ गए। तो ये जो बॉन्ड है दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये दो आयंस के बीच में है, कटायन और अनायन के बीच में। बोल इतना समझ में आया, यस सर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑब्वियसली जब बॉन्ड बनेगा तो दो के बीच में बनेगा, दो एटम्स के बीच में बनेगा। एक बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो दो एटम्स तो चाहिए ना। अगर दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, वो भी अपना एक दे रहा है, दूसरा एटम भी अपना एक दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आप लो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,4, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो मैंने यहाँ पे 4 डॉट शो कर दिए। बोले थोड़ा समझ में? यस सर। इधर ये एक हाइड्रोजन आया, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो ये 1 डॉट। इधर एक हाइड्रोजन और आया, इसके पास भी यही है, ये भी यही है, और यहाँ पर ये भी यही है। बोले इतना समझ में? यस सर। सो ये इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? अब आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो इस हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 है, इसके पास 2, इसको भी 2 चाहिए थे, है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। इस कार्बन को देखो 2, 4, 6, 8, ये भी स्टेबल, तो सभी स्टेबल हो गए। एक बात ध्यान से देखो, ये मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? सिंगल, क्योंकि देखो इस हाइड्रोजन ने कितना दिया? 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने कितना दिया? 1 इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड के लिए, ये जो बॉन्ड है इनके बीच में, इस बॉन्ड के बनने के लिए इस हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 1। इस कार्बन ने कितना दिया? 1। तो जब दोनों ही एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो जो बॉन्ड बनेगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम लिखते हैं
CH4, इसको लिखते हैं हम CH4। ये क्या होता है? मीथेन। क्या होता है? मीथेन। सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इनका नाम होता है, बोलने का तरीका होता है, वो भी आप समझोगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं फिलहाल के लिए? मीथेन। बोलो, इतना समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट आता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट कैटेगरी आती है डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब नाम से ही क्लियर होगा ये तो। क्या क्या होगा? दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो दोनों ही दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, मतलब दो वो देगा और दो वो देगा, ठीक है। एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। एक कार्बन और आया 1 2 3 4, ठीक है। मैं इन 4 को थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, वो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को टोटल 4 लिखने हैं, मैं कहीं भी लिखूं, सिंपलिसिटी के लिए लिखा है मैंने। ये दो आपस में शेयर हो गए, तो इसने कितने दिए? 2। इसने भी कितने दिए? 2। बच गया ये, इसके साथ हाइड्रोजन ने शेयरिंग कर ली, ठीक है। और यहां पर इस हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयरिंग कर ली। ये बन गया हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल। मैं इसको क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या नाम होगा इसका? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम होगा 2 कार्बन ईथीन। इसका नाम क्या होगा? इथीन। इसका नाम क्या था? मीथेन। इसका नाम क्या था? मीथेन। ये अभी सोचना नहीं है ये कैसे आया, ये अभी बाद में टॉपिक आएगा, फिर देखेंगे हम, ठीक है। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। इसको क्या बोलते हैं? इथेन। तो देखो मैंने कैसे शो किया, डबल लाइन से शो किया ना। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखो इसी को मैं ऐसे लिख सकता C डबल बॉन्ड C, ठीक है। यहां पर H, यहां पर H और ये H, ऐसे ही है। आप क्या देख रहे हो? जहां पर सिंगल लाइन है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो इस C और इस H के बीच में सिंगल लाइन है, इस C और H के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस C और C के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ डबल लाइन है। मतलब जितनी लाइन होगी उसका डबल इलेक्ट्रॉन होगा, जितनी लाइन होगी उसका डबल इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ रहा है इतना? यहां तक क्लियर हुआ? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब जिन दो एटम के बीच में वो बॉन्ड बनेगा, अगर वो दोनों एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और अगर दोनों ही एटम एक दूसरे के साथ डबल दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड। बोलो, इतना क्लियर है? ये कॉपी में नोट कर लो, शायद आपने किया नहीं होगा। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या होगा? जिन दो एटम के बीच में ये बॉन्ड बनेगा वो दोनों एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। 3 वो देगा, जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ले लो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, सो कॉन्फ़िगरेशन इज 251। तो खड़ा हुए ऊर्जित बता, मैं नाइट्रोजन पे कितने डॉट लगाऊं? 5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की लगानी होती है हमेशा, तो मैंने इस पे 5 डॉट ऐसे लगा दिए, 2 लिख दिए यहां पर, 3 लिख दिए यहां पर। बैठ जाओ, आपकी चॉइस है ये, टोटल 5 लिखने हैं आपको। अब 3 यहां लिख दो, 3 यहां लिख दो, ये 3 यहां लिख दिए, 2 1 डॉट यहां, 1 डॉट यहां लिख दो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एक नाइट्रोजन और आया, उसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर, और ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए। समझ में आ रहा है आपको? मैं ये 3 एक साथ क्यों लिख रहा था? ताकि एक साथ एक ही सर्कल में कंप्लीट हो जाए, और कोई लॉजिक नहीं है। समझ रहे बात? तो ये इस नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? इस नाइट्रोजन ने कितने शेयर दिए? तो क्या बन गया? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब आप देख भी रहे होगे, देखो ट्रिपल लाइन है तो मतलब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। मतलब एक लाइन हो तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लाइन हो तो 4 इलेक्ट्रॉन, और 3 लाइन हो तो 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? सिंपल। अब और आप एग्जांपल लो, जैसे मैं बनाता हूं कार्बन 1 2 3 4, कार्बन
1 2 3 4, ठीक है। तो 3 करने ना, तो मैं ये 3 एक साथ यहां कर देता हूं, ठीक है। इसके साथ एक हाइड्रोजन शेयर कर लेगा और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन शेयर हो जाएगा। तो ये इनके बीच में ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ये हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गए, है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जरूरी नहीं आप इसको HC ट्रिपल बॉन्ड HC भी लिख सकते हो, ठीक है। अरे बस में और इसको नाम देंगे हम मिथिल क्या नाम देंगे, इथाइन। इसका नाम क्या होगा, इथाइन। समझ में आएगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड समझ में आया, डबल कोवलेंट बॉन्ड समझ में आया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड समझ में आया। तो अब आप मेरे को बताओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन सा बॉन्ड है, इन तीनों में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से कौन सा बॉन्ड है, बताओ।